हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपन एल्किल हैलाइड जो चैप्टर बुक सेकंड अपनी चल रही थी का यूनिट फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन एल्किल हैलाइड। उस एल्किल हैलाइड में अपन पढ़ते हुए पहुंच चुके थे एसएन रिएक्शन, और एसएन रिएक्शन के जो दो वर्ड आए थे अपने पास, रेसेमीकरण और विन्यास का प्रतिपन, ये दो शब्द अपने पास आए थे। इन दोनों शब्दों की व्याख्या करने के लिए अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। उनमें प्रकाशिक समायोता, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्रतिबिंब समावेवी, किरेल कार्बन, किरेलता, अकिरेल, असम्मित, सम्मित, सम्मिति के अवयव, ये सारी चीजें अपन ने बड़े एक्सप्लेन किया, बड़े रूप में इसको आपको एक्सप्लेन किया। उनकी छोटी छोटी जो कुछ डेफिनेशंस थी उनके बारे में भी अपन ने बात की। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और अपन बात करेंगे बेटा, जो SN1 अभिक्रिया होती है वो रेसेमीकरण से पूर्ण होती है। अपन कहते हैं कि रेसेमीकरण से पूर्ण होती है, तो रेसेमीकरण होता क्या है और ये कैसे प्रोसीड होता है। तो रेसेमीकरण पढ़े उससे पहले आता है बेटा रेसेमिक मिश्रण, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण क्या होता है बेटा, इसको सुनो कि जब 50% डी रूप तथा 50% एल रूप समावेवी को मिलाने पर बना मिश्रण, मिलाने पर बना मिश्रण क्या कहलाता है, रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि जब आप 50% डी समावेवी ले ले और 50% डी जो घड़ी की दिशा में घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, और एल समावेवी वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करता है बेटा, लगातार घुमाता है। अब अपन ने एक डी ले लिया जो घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, और एक दूसरा डी ले लिया जो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहा है। तो जब दोनों को आप मतलब 50% डी रूप प्लस 50% एल रूप लेकर आप जो बनाते हैं, तो आपके पास क्या हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाता है डी वाला, और ये क्या रहता है बेटा माइनस DL प्राप्त होता है। जो भी कंपाउंड होता है आपके पास उसका 50 प्लस माइनस DL होता है। इसे क्या कहते हैं आप, रेसेमिक मिश्रण। इसे आप कहते हैं बेटा रेसेमिक मिश्रण। ये रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। और रेसेमिक मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेसेमीकरण। रेसेमिक मिश्रण किस प्रोसेस से बनता है उसे आप रेसेमीकरण कहते हैं। अब देखो बेटा, काम की और एक बात इसमें यह होती है कि जो आपका रेसेमिक मिश्रण होता है वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय, प्रकाशिक अक्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। पहले भी बहुत परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और अभी भी पूछा जाएगा। प्रकाशिक अक्रिय मतलब प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा, प्रकाशिक अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसमें 50% तो डी रूप है, 50% तो डी मतलब घड़ी की दिशा में घूमने वाला, और 50% एल रूप है वो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कुल मिलाकर डी और एल जब आप मिलाते हैं तो वो एक दूसरे का गुणन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के गुणन को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जब रेसेमिक मिश्रण बन के आता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल तो घूमा ही नहीं, एक इधर घुमा, एक इधर घुमा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो
घूर्णन है वो क्या हो गया बेटा, 0। इसलिए ये क्या हो गया, प्रकाशिक अक्रिय। कई बार वो पूछ लेता है कि जो रेसेमिक मिश्रण होता है उसका घूर्णन कोण कितना होता है, कि कितना घूर्णन पे, किस कोण पे वो घूमा, घूर्णन कोण। तो मैं आपको बता दूं रेसेमिक मिश्रण का घूर्णन कोण होता है बेटा 0। बताया ना कि एक इधर एक उधर, एक दूसरे के घूर्णन को कैंसिल, तो कुल घूमा कितना, 0। तो घूर्णन कोण कितना होता है बेटा, 0। तो ये होता है रेसेमिक मिश्रण। ये रेसेमिक मिश्रण जिसमें 50% डी और 50% एल ग्रुप को लेकर आप मिश्रण तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को रेसेमीकरण कहते हैं। बना हुआ मिक्सचर रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। यह प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, प्रकाशिक समझौता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि एक दूसरे के घूर्णन को दोनों रूप निरस्त कर देते हैं। इसका घूर्णन कोण कितना होता है बेटा, 0। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये जो अपना रेसेमीकरण जो SN1 अभिक्रिया थी उसमें कैसे काम में आता है, कैसे अपने को पता चलता है कि SN1 जो अभिक्रिया है वो रेसेमीकरण से पूर्ण होती है। देखिए बेटा, बात करते हैं अपन एक ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसमें त्रिविम जन केंद्र हो, स्टीरियो सेंटर हो, किरेल कार्बन हो। उसमें क्या हो बेटा, किरेल कार्बन हो। ये अपन ने एक CS3 H, ये मैंने 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया। देखो बेटा आराम से समझना, 2 ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया। इसका जो कार्बन है ये किरेल कार्बन है। कैसा कार्बन है बेटा, ये देखो स्टार मार्क कर दिया मैंने, ये किरेल कार्बन है। अलग समूह मेथिल, एथिल, ब्रोमो और हाइड्रोजन, ये डोटेड दिखा दिया मैंने। और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये किरेल कार्बन है और ये स्टीरियो सेंटर है इस एल्किल हैलाइड का, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। अब ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है बेटा आपके पास, जिसपे एक किरेल कार्बन उपस्थित है। ये हाइड्रोजन। अब अगर जब अपन SN अभिक्रिया करवाते हैं SN1, तो क्या होता है बेटा, इसमें आप एक्वस KOH लेते हैं और एक्वस KOH से आपके पास ये ऐसे निकलता है और आपके पास एक उत्पाद का फॉर्मेशन हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये रेसेमीकरण होता क्या है, ये तो नॉर्मली ऐसे हो गया कि अब रेसेमीकरण का कैसे पता चले। इसमें पता तब चलता है बेटा जब ये स्टीरियो सेंटर आ जाता है। इसके लिए अपने को इसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि के बारे में अपने को जानकारी लेनी पड़ेगी। देखो बेटा अब इसकी मैकेनिज्म आराम से समझ में आएगा आपके, इसकी जब मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो ये जो एल्किल हैलाइड है सबको पता है कि जब SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 रिएक्शन होती है, उसमें CX बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और मध्यवर्ती आपके पास क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन। क्या बनता है, मध्यवर्ती आपके पास
कार्बोकेटाइन। ये डोटेड हाइड्रोजन, इट मींस ये जो ऑब्जर्वर होता है उससे दूर होता है और ये इसके पास वाला ऑब्जर्वर की ओर होता है। अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहां ये जो कार्बन है ये कार्बोकेटाइन के रूप में है और यहां त्रिविम सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव है ये कि त्रिविम जन केंद्र है। अब होता क्या है बेटा, जब ये कार्बोकेटाइन है मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन, ये मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है। अब होता क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये sp2 संकरित है। कौन सा संकरण है बेटा इसमें, sp2, 1 2 और 3, sp2 संकरित है। तो जब sp2 संकरित होता है तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, त्रिकोणीय समतलीय। कैसी हो जाती है भैया, त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है। इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय हो जाती है और एक ही प्लेनर में, यहां एक ही प्लेन में रहते हैं आपके पास। तो इस मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन पर जो आपका नाभिक स्नेही है, देखना बेटा, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन पर है तो इस पर जो नाभिक स्नेही है OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इसमें ज्योमेट्री sp2 कार्बन के कारण त्रिकोणीय समतलीय होने के कारण ये क्या कर सकता है बेटा, इस पर दोनों डायरेक्शन से, आपके सामने से और बैक साइड दोनों से ये इस पे क्या कर सकता है बेटा, दोनों डायरेक्शन से ये इस पे अटैक कर सकता है। तो जब ये इस पर दोनों डायरेक्शन से अटैक करेगा तो आपके पास दो जो इसकी प्रोडक्ट है उनका क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। कैसे देखो, CH3 यहां OH अटैच हो जाता है, ये जैसे ये आता है तो ये CH2 CH3 रोटेड हाइड्रोजन इधर और ये आपके पास एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये फ्रंट से अटैक पे, एक सामने से, और जब आप इस पर अटैक करते हैं किससे बेटा, बैक साइड से, देखना CH3 जब इस पे बैक साइड से अटैक करेंगे ये OH जुड़ गया इसके साथ सीधा। अब जैसे ही होंगे तो ये वाला जो है ये ऐसे डायरेक्शन में, इसमें यहां अटैचमेंट में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इसका हल्का सा बदलता है कि H2 CH3 और ये डोटेड हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर आ गया। अब जब इनका D और L रूप देखते हैं ना बेटा तो क्या होता है, देखो अब किसी भी कंपाउंड में D और L रूप कैसे देखते हैं, उससे जुड़े हुए चारों समूहों के जो परमाणु क्रमांक है उसके आधार पर, और अगर दो का परमाणु क्रमांक समान हो जाता है तो अगले परमाणु का देखते हैं। तो यहां देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो अगर अपन बात करेंगे तो ये तो आपके पास क्या हो गया बेटा, 1 नंबर पे आ गया। यहां कार्बन है और वहां भी कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, तो ये 2 नंबर हो गया। ये आपके पास 3 नंबर हो गया और ये हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, 4। और जब चला जाता है तो 1 2 और 3 बीच में नहीं रहता है, दूसरी जगह रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 से चला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज। कैसा हो गया बेटा, ये क्लॉकवाइज हो गया यार, क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब ये कौन सा रूप हो गया, ये डी रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया जी, ये डी रूप हो गया बेटा। और अगर अपन बात करते हैं इसमें देखेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये क्या हो गया बेटा, 4। तो जब चला जाएगा ना तो ये क्या होगा बेटा, इधर से आएगा 1 2 3, ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ये घड़ी की दिशा है और ये घड़ी की क्या है बेटा, विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा,
एल रूप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप SN1 अभिक्रिया में कोई त्रिविम जन केंद्र वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं तो अभिक्रिया में दो उत्पाद बनने की संभावनाएं होती हैं, दो उत्पाद बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो मध्यवर्ती कार्बोकेटायन होता है जिसका त्रिविमजन केंद्र होता है उसकी प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण नाभिक स्नेही उस पे बैक अटैक कर सकता है और उस पे क्या कर सकता है, फ्रंट, सामने से भी उस पर क्या कर सकता है बेटा, अटैक कर सकता है। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, दो रूप प्राप्त हो जाते हैं। अब ये कितना 60% बनता है, 40% बनता है, इसकी प्रैक्टिकली रूप से ही क्या की जाती है बेटा, व्याख्या की जाती है, लेकिन आपके पास दो रूप बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो SN1 अभिक्रिया है वो रेसेमीकरण से क्या होती है बेटा, पूर्ण होती है। मतलब उसमें दो उत्पाद बनने की पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं अपन, और बेटा अब अपन SN1 तो रेसेमीकरण से आपको मैंने पूरा करके बताया कि कैसे रेसेमीकरण से वो पूर्ण होती है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और SN2 जो अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, वो रिएक्शन कैसे वाल्डन प्रतिपन या प्रतिलोमन से अगर अपन बात करते हैं, विन्यास का उलट जाने से बात करते हैं, उसको कैसे पूर्ण होती है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन प्रतिलोमन, SN2 जो रिएक्शन है बेटा वो क्या होती है, प्रतिलोमन से पूर्ण होती है। किससे पूर्ण होती है बेटा, प्रतिलोमन से। देखो कैसे, अभी अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, अगर अपन बात करते हैं और ले सकते हैं अपन एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, CH3 ये है, ये डोटेड हाइड्रोजन हो गया यहां। और अगर अपन बात करेंगे 6H13, यहां क्लोरो आ गया, ये ऑक्टेन हो गया। क्या हो गया बेटा, 2 क्लोरो ऑक्टेन हो गया अपने पास, अगर अपन बात करते हैं नॉर्मली भाषा में 2 क्लोरो ऑक्टेन, IUPAC नेम है। अब इस पे जब कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, क्या करता है बेटा, इस पे जब भी कोई नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा तो नाभिक स्नेही की कंडीशन ये होगी कि जब ये SN2 अभिक्रिया प्रोसीड होगी, यहां जब SN2 अभिक्रिया प्रोसीड होगी तो ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, टूटते रहता है। और ये बॉन्ड कंप्लीट टूटता नहीं है तो नाभिक स्नेही इस पर क्या करेगा, अगर अपन बात करें ये टूटता नहीं है तो नाभिक स्नेही इस पर क्या करेगा बेटा, बैक से अटैक करेगा, पीछे के साइड से इस पर क्या करेगा बेटा, अटैक करता है। जैसे ही नाभिक स्नेही CH3 इस पे, ये नाभिक स्नेही इस पे हटता नहीं, ये नाभिक हेलोजन यहां से हटा नहीं Cl, और ये नाभिक स्नेही इसके ऊपर पीछे से बैक साइड अटैक है बेटा, इसका पीछे से करेगा क्योंकि ये बॉन्ड डिसोसिएट होता नहीं है SN2 में, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता नहीं है तो ये इस पर क्या करता है बेटा, पीछे से ही इस पर क्या करता है, अटैक करता है। तो जब ये इस पर पीछे से अटैक करेगा तो निश्चित रूप से कि ये OH ग्रुप भी क्या करेगा बेटा, यहां इसके साथ जुड़ता रहता है, यहां इसके साथ क्या होता है, अटैच होता रहता है। और ये जो आपका हाइड्रोजन इधर आ जाता है और जुड़ा हुआ दूसरा जो समूह होता है C6H13 ये इसके साथ यहां अटैच रहता है, और इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था, जो अस्थायी होती है जिसमें कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 5 हो जाती है, और होता क्या है, कुछ ही समय के लिए रहती है और हेलोजन अटैच अलग हो जाता है। आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाता है, आपको प्रोडक्ट CH3OH
6H13 ये ऑब्टेन हो जाता है, आपको उत्पाद मिल जाता है, प्लस हेलोजन आपका क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। अब कि विन्यास का प्रतीपन, विन्यास का प्रतीपन का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी त्रिविम जन केंद्र के, सुनो बेटा, प्रतिलोमन का या उसकी अगर अपन बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होता है कि त्रिविम जन केंद्र, ये त्रिविम जन केंद्र है, चारों समूह इसके क्या है बेटा, अलग अलग है कि नहीं है, तो ये त्रिविम जन केंद्र हो गया। अब इस त्रिविम जन केंद्र के चारों ओर जुड़े हुए जो समूह है उनका त्रिविम में विन्यास अगर उलट जाता है, पलट जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, विन्यास का प्रतिलोमन। अब आप कहेंगे कि कैसे उलट गया, कैसे, तो इसको अपन देखेंगे बेटा, वही परमाणु क्रमांक के आधार पर इसके चारों समूहों को अपन पहले वो नंबरिंग करेंगे कि ये 1 नंबर हेलोजन क्लोरीन, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, 4 नंबर। तो जब अपन चलते हैं तो कैसे चलेंगे बेटा, 1 2 3 4, तो 3 बीच में नहीं आ रहा है तो 1 1 2 से ही गमन किया जाता है। ये हो गया क्लॉकवाइज, क्या हो गया बेटा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ये डी रूप हो गया, क्या हो गया बेटा, ये इसका डी रूप हो गया। अब यहां पहुंचेंगे अपन तो अपने पास ये ऑक्सीजन 1 नंबर हो गया, कार्बन 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया आपका 4 नंबर हाइड्रोजन वाला। तो ये अपन देखेंगे तो किधर जा रहा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन जा रहा था क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब डी नहीं, डी नहीं, कौन सा रूप भैया, एल रूप। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया में विन्यास डी से किस में आ गया बेटा, एल रूप में आ गया। विन्यास क्या हो गया इसका, इसका विन्यास उलट गया कि डी रूप लिया और एल प्राप्त हो गया, इसलिए आप कह सकते हैं कि विन्यास का क्या हो गया बेटा, प्रतिलोमन। इसीलिए जो SN2 अभिक्रिया होती है वो किससे पूर्ण होती है बेटा, प्रतिलोमन से पूर्ण होती है। अब कुछ 2 छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो रिटेंशन धारण, विन्यास का धारण और विन्यास का प्रतिलोमन, उनकी ओर मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। देखिए बेटा, एक होता है विन्यास का धारण, विन्यास का धारण, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का धारण, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है बेटा, विन्यास का धारण का मतलब यह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें क्रियाकारक त्रिविम जन केंद्र उपस्थित होता है, में त्रिविम जन केंद्र उपस्थित होता है और क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर लेता है, विन्यास में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब क्रियाकारक और उत्पाद का जो विन्यास होता है वैसा का वैसा एडजिटिव प्राप्त होता है, उसे आप क्या कहते हैं बेटा, विन्यास का धारण। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान त्रिविम जन केंद्र से जुड़े परमाणुओं या समूहों का विन्यास परिवर्तित नहीं होता है, इसे आप कहते हैं विन्यास का धारण। क्या कहते हैं बेटा, विन्यास का धारण। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक के त्रिविम जन केंद्र, क्रियाकारक के त्रिविम जन केंद्र से जुड़े हुए समूहों या परमाणुओं का विन्यास, जुड़े हुए परमाणुओं का विन्यास या अभिविन्यास, विन्यास अपरिवर्तित रहता है, इसे
विन्यास का धारण कहते हैं। इसे विन्यास का धारण कहते हैं। इसे विन्यास का क्या कहते हैं बेटा आप? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब विन्यास का धारण कहते हैं, मतलब जैसा कैसा डी था, अर्थात क्रियाकारक व उत्पाद का विन्यास समान रहता है। ये क्या कहलाता है आपके पास? आपका विन्यास का धारण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इसे आप विन्यास का धारण कहते हैं। दूसरा आता है विन्यास का दूसरा आपके पास आता है विन्यास का प्रतिलोमन या प्रतीपन। विन्यास का प्रतीपन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतीपन। इसे वाल्डन प्रतीपन भी कहते हैं। वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा सुनो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक के त्रिविम जन केंद्र, क्रियाकारक के त्रिविम जन केंद्र से जुड़े परमाणु या समूहों का विन्यास, परमाणु या समूहों का विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो इसे विन्यास का प्रतीपन कहते हैं। अर्थात क्रियाकारक के उत्पाद में बदलने पर विन्यास ही बदल जाता है। विन्यास भी क्या होता है बेटा? बदल जाता है। विन्यास भी बदल जाता है। अर्थात डी लेंगे तो एल बन जाएगा, एल लेंगे तो डी बन जाएगा। तो विन्यास भी उलट जाता है। इसे ही आप क्या कहते हैं? विन्यास का प्रतीपन, वाल्डन प्रतीपन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो SN2 अभिक्रिया में होता है, रेशमीकरण होता है बेटा SN1 में। ये अपन ने SN
जो अभिक्रियाएं थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनको काफी डिटेल में लगभग 4 लेक्चर में अपन ने उनको कंप्लीट किया है। अब अपन आगे इस चैप्टर में जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की, जिन्हें अपन कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं, उनकी बात करेंगे बेटा। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, सीधे कई बार आपके जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनमें सीधा वो क्या कर लेता है बेटा, पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जिनका नाम है विलोपन अभिक्रिया। क्या है बेटा? जिनका नाम है जिनका नाम है विलोपन अभिक्रियाएं। क्या नाम है बेटा? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, इन्हें बीटा विलोपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीटा विलोपन। बीटा विलोपन का भी इनको क्या किया जाता है बेटा? नाम दिया जाता है। अब इन रिएक्शंस में क्या होता है, ये कैसे कंप्लीट होती है, इनकी चर्चा करेंगे अपन। देखिए बेटा, जो विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं, विलोपन मतलब कोई ना कोई अणु का विलुप्त होगा एल्किल हैलाइड के अंदर से। देखो क्या होता है, ये अभिक्रियाएं कब होंगी? जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना बेटा, बेस तो पिछली रिएक्शनों में भी रहता है, लेकिन इस केस में जो बेस हो जाएगा वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। कौन सा बेस हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस की जो प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है वो रिएक्शन आप एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब आप एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH या फिर आप सोडामाइड NaNH2 प्रबल क्षारों से करवा देते हैं, तो आपके पास उत्पाद प्राप्त होता है एल्कीनों का। किसका प्राप्त होता है बेटा? एल्कीनों का। और एल्किल हैलाइड से HX हाइड्रोजन और हेलोजन का विलोपन हो जाता है। इन अभिक्रियाओं को इसीलिए विहाइड्रोहेलोजनीकरण रिएक्शन भी क्या कर देते हैं बेटा? नाम दे देते हैं। मतलब इसी रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हो गया? विहाइड्रो हेलोजनीकरण, विहाइड्रो हेलोजनीकरण। इस रिएक्शन का यह भी नाम होता है, बीटा विलोपन है। तो इतने सारे नामों से ये रिएक्शन जानी जाती है। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब आप एल्किल हैलाइड की, किसकी बेटा? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड की जब आप अभिक्रिया करवाते हैं CH3CH2Br, ये मैंने ब्रोमो एथेन एथिल ब्रोमाइड लिया, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं आप किससे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा मैं अब। रिएक्शन करवाते हैं आप किससे? एल्कोहलिक AlC, एल्कोहलिक KOH, या फिर आप लेते हैं एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, या फिर वो आपको ऐसे एथेनॉल के साथ C2H5OH प्लस KOH लिख के दे दे, या फिर वो C2H5OH प्लस NaOH लिख के दे दे बेटा, ध्यान देना। या फिर वो कई बार ऐसे ही लिख देता है C2H5O, C2H5O माइनस K प्लस, ये ऐसे भी वो आपको क्या कर सकता है बेटा? लिख के दे सकता है। ये सारा एक ही रूप है। और मैं यहां एक ऊपर की लाइन और लिख देता हूं कि प्रबल क्षार होता है। ये लो, क्षार तो प्रतिस्थापन में भी होता है, लेकिन यहां क्या होता है? प्रबल क्षार काम में लेते हैं। यहां
प्रबल क्षार आप क्या करते हैं बेटा, काम में लेते हैं जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप किससे कराते हैं, किसी प्रबल क्षार से करवाते हैं, जैसे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, इनको लिखने का तरीका ऐसा है, या फिर वो सोडामाइड भी दे देता है, कई बार NaNH2 सोडामाइड का भी उपयोग करता है। तो होता क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा। कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा के पास वाला होता है बीटा, अल्फा के पास वाला बीटा और बीटा के पास वाला होता है गामा। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो जाता है वो बीटा हाइड्रोजन हो जाता है। तो होता क्या है बेटा, इसमें होता क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूं थोड़ा सा, ये बीटा कार्बन है ये वाला, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो ये जब प्रबल क्षार रहते हैं लेते हैं आप, तो प्रतिस्थापन की बजाय आप विलोपन की ओर बढ़ते हैं, अभिक्रिया विलोपन की ओर बढ़ती है। तो होता क्या है कि अल्फा से तो हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्रोजन कोई सा भी एक हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन ले लिया और बीटा से हाइड्रोजन, तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी हाइड्रो हेलोजनीकरण। और जैसे ही HX HBr यहां से बाहर निकला तो आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा, एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। इसी अभिक्रिया का नाम है बीटा विलोपन या विहाइड्रो हेलोजनीकरण, इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएजेंट पे डिपेंड करती है, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, या स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, बेस की ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होगी इलिमिनेशन, और अगर बेस की जो कंसंट्रेशन अगर आपने कम ले ली तो आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, इसमें अपन बढ़ते हैं, कई चीजें और देखने को मिलेगी इस रिएक्शन में, जैसे CH3 CH2 CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवा दी आपके पास, उसने लिख दिया C2H5O-K, ये लिख के दे देता है वो, का मतलब आपके पास एल्कोहलिक KOH है। ध्यान रखना बेटा, अगर यहां एल्कोहलिक की जगह एक्वस ले लूंगा तो एल्कोहल बन जाएगा, यहां एल्कीन बन रही है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बता देता हूं, जब इससे रिएक्शन होती है तो बेटा ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये हेलोजन, और यहां से क्या जाएगा बेटा हाइड्रोजन, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3CH2 प्लस HCl क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। क्या हो गया बेटा, HCl आपके पास बाहर हो गया। लेकिन होता क्या है, एक एल्किल हैलाइड मैंने लिया बेटा, और उसने लिख दिया एल्कोहलिक KOH। 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया मैंने, एक एल्किल हैलाइड लिया आपने 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया आपने, तो आप कह रहे हो कि एल्कोहलिक KOH, तो आप कह देंगे सीधे सर कि हाइड्रोजन और एलोजन हटाना है, और जैसे ही हाइड्रोजन एलोजन हटेंगे आपके पास एल्कीन बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होती है। लेकिन एलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा, और पास वाला हो जाता है बीटा। अरे तो बाप रे, इस रिएक्शन में तो, इस एल्किल हैलाइड में तो आपके पास 2 जगह ऐसी व्यवस्थाएं आ गई जहां हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन 2 हो गए। तो जब 2 बीटा हाइड्रोजन हो गए तो यहां टेंडेंसी ये हो गई कि दोनों को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, और दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा तो उत्पाद भी कितने मिल जाएंगे बेटा, 2। लेकिन 2 होते हैं तो रिएक्शन फिर कैसे,
तो यही इसमें है काम की बात कि कौन सा फिर मेजर रहेगा और कौन सा माइनर रहेगा या अल्प मात्रा में अपने को प्राप्त होता है। तो होता क्या है बेटा, देखो इसमें अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो हेलोजन है यहां हेलोजन, ये हाइड्रोजन एक बार मैं ये निकाल रहा हूं इस वाला बीटा हाइड्रोजन, तो आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3। देखना बेटा आराम से समझना, CH2 ये यहां से निकल गया तो ये CH, यहां से निकल गया तो CH2, लेकिन अब बैलेंसी को इक्वल करने के लिए HBr निकलता है तो यहां ये एल्कीन का रूप लेता है, इसीलिए एल्कीन का फॉर्मेशन। और जब आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन आप लेते हैं यहां वाला, तो देखो क्या होता है बेटा, CH3, देखो बेटा आराम से समझना, CH3 मैंने वहां से हाइड्रोजन लिया, CH बच गया, फिर यहां से ब्रोमीन गया तो यहां भी CH बच गया, और ये क्या हो गया बेटा CH3। समझ में आ रही है बात, ये CH3 अब क्या करेंगे आप, ये डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए, एक तो हो गया आपके पास 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन हो गया, ब्यूट 1 इन हो गया, और एक आ गया आपके पास ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन, दो एल्कीन आपके पास प्रोडक्ट के रूप में आ गई। मैं ये बताऊं आपको, ये रहती है मेजर और ये रहती है माइनर। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने कि ये मेजर है और ये माइनर है। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे बेटा कि इसको डिस्क्राइब करने का भी एक साइंटिस्ट ने अपने को तरीका बताया है कि कौन सी मेजर रहेगी और कौन सी माइनर। तो जब किसी एल्किल हैलाइड में, सुनो बेटा, जब किसी एल्किल हैलाइड में दो बीटा हाइड्रोजन विलोपन की स्थिति होती है तो आपके पास उत्पाद में एक से अधिक एल्किन प्राप्त होती है, लेकिन वो एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में रहती है, वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में रहती है, वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में रहती है जिसमें डबल बॉन्ड के चारों ओर अधिक प्रतिस्थापी समूह हो या अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो। तो देखो बेटा नीचे वाली में डबल बॉन्ड के चारों ओर दो ग्रुप है मेथिल, दो एल्किल समूह है, जबकि यहां आपके पास केवल एक एल्किल समूह उपस्थित है। तो इसका मतलब जिनमें ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित होते हैं द्विबंध के चारों ओर तो वो अधिक स्थायी हो जाती है। और यह बात मैं नहीं, एक वैज्ञानिक थे सेटजेफ ने अपने नियम में बताया था कि जब किसी एल्किल हैलाइड में दो बीटा हाइड्रोजन विलोपन की स्थिति होती है तो वो एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिसमें द्विबंध के चारों ओर अधिक एल्किल समूह क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। तो मैं अभी लिख भी देता हूं उसको, सेटजेफ का जो नियम है उसको मैं लिख भी देता हूं बेटा आपके लिए कि सेटजेफ क्या कह रहे हैं, और एक एग्जाम्पल और बताएंगे इसका फिर आपको। सेटजेफ 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 का जब किसी एल्किल हैलाइड में दो बीटा हाइड्रोजन
विलोपन की स्थिति होती है तो मुख्य उत्पाद में वो एल्कीन प्राप्त होती है, मुख्य उत्पाद में वो एल्कीन प्राप्त होती है जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें द्विबंध के चारों ओर अधिक प्रतिस्थापी या एल्किल समूह उपस्थित होते हैं। ये सेठजेफ ने कहा कि वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिसमें द्विबंध के चारों ओर अधिक एल्किल समूह। तो दो प्रोडक्ट आपके पास बने, ये करीबन 90% या 87-88 के आसपास, और ये करीबन 10-11 के आसपास। अपने को ध्यान नहीं रखना माइनर है कितना परसेंट है, उससे कोई नहीं है, लेकिन मेजर और माइनर में डबल बॉन्ड के चारों ओर अधिक एल्किल समूह क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे इसका, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। बोर्ड में खूब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कह रहा हूं बेटा। CH3 CH2 CHCr CH2 CH2 CHCr CH3, ये भी वही कंडीशन है बेटा, यहां भी एल्कोहलिक KOH ले रहा हूं मैं, वही कंडीशन है। ये अल्फा कार्बन हो जाता है, ये पास वाला बीटा, ये पास वाला बीटा, और बीटा के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसे आप बीटा हाइड्रोजन ही कहते हैं, बीटा के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसे बीटा हाइड्रोजन ही कहते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें भी आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, साफ दिख रहा है। एक बार मैं इस हाइड्रोजन को लूंगा और इसको ब्रोमीन को लूंगा, तो देखो आप बेटा आराम से समझते चलिए, CH3 रटने की जरूरत नहीं है, CH2 यहां से ब्रोमीन गया CH, यहां से हाइड्रोजन गया CH2, क्या करना है, वैलेंसी को इक्वल करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना ही है, तो एल्कीन बन गई एक। यहां दूसरे में देखो बेटा CH3 CH2, अब इस केस में देखो यहां और यहां से हटेगा, तो ये CH यहां से हटा CH, और ये CH3 तो हटे था, डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो अब देखिए बेटा, आपके पास दो एल्कीन आ गई, तो ये एक तो होगी पेंट 1-इन और दूसरी होगी पेंट 2-इन, पेंट 2, ये दो हो गई, पेंट 2-इन और पेंट 1-इन। अब देख लो कौन सी मेजर है, मैं बता नहीं रहा हूं आपको, आप खुद लगाओ दिमाग। देखिए बेटा, यहां एल्किल समूह एक है प्रोपिल, यहां एल्किल समूह आपके पास दो हैं, अधिक एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण पेंट 2-इन क्या हो गया, ये मेजर, क्या हो गया जी, मेजर, और ये क्या हो गया बेटा, माइनर, ये माइनर। तो ये थी अपनी आज की क्लास बेटा, जिसमें अपन ने SN1 और SN2 को कंप्लीट डिस्क्राइब किया, विन्यास का प्रतिलोमन और रेशमीकरण अपन ने पढ़ा, और साथ में ही मैंने एक और नेक्स्ट रिएक्शन आपको विलोपन अभिक्रिया विलोपन इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन भी कह सकते हैं, विहाइड्रो हेलोजनीकरण भी कहते हैं, इसका अपन ने यहां पढ़ाई की आज अपन ने। अब इसके बाद इसकी जो रिएक्शनें हैं रिमेनिंग, वो अपन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। सभी मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद बेटा।